हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी का एग्जाम्स आपका आने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम एडुटेरिया की फुल टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं, जिसमें आज हम दूसरा एफएलटी को लगा रहे हैं। पहला वाला जो एफएलटी है वो हम आपका लगा चुके हैं, जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है दिया हुआ है। आज हम यहाँ पर अपने एफएलटी सेकंड के पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी और इंपोर्टेंट भी है। इसी तरह चैनल पर आप लोग नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे कि नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन की बात की जाए कि प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के प्रसिद्ध भीमबेटका कहाँ पर है। प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध भीमबेटका है कहाँ पर है, तो भीमबेटका आपके पहले तो याद रखना है मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ पर है, तो आप कहेंगे रायसेन में है। कहाँ पर है, रायसेन में है। तो आपका ऑप्शन रहेगा रायसेन मध्य प्रदेश जिले में भीमबेटका स्थित है, जहां पर प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए इसको जाना जाता है। यहाँ पर गुफाओं में जीवन के विभिन्न, यहाँ पर जो गुफाएं बनी हैं, इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंगों रंगों को क्या किया गया, पेंटिंग बनाया गया है ना, पेंटिंग बनाया गया है। और यहाँ पर हाथी सांभर हिरन जैसे पेंटिंग जो है देखने को मिलती है। इसीलिए प्राकृतिक शैल चित्रकला भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश की बहुत ज्यादा महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अब तक का कौन सा है। भारत में बात की जा रही है कि हड़प्पा सभ्यता का अब तक का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो भारत में आप कहेंगे हरियाणा राज्य के हिसार जिले में, कहां पर है, हरियाणा राज्य के हिसार जिले में अवस्थित कौन सा है, राखीगढ़ी है। याद रखें, राखीगढ़ी है, जो कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा स्थल है। अच्छा, राखीगढ़ी के बाद कौन सा है, भारत में सबसे बड़ा तो आपका राखीगढ़ी है, लेकिन राखीगढ़ी के बाद कौन सा है, तो आप कहेंगे राखीगढ़ी के बाद आपका आ जाएगा कौन सा, धौलावीरा। कहां पर आ जाएगा, धौलावीरा, जो कि कहां पर है, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है, धौलावीरा आपका गुजरात में है, याद रखना है। और अगर बात की जाती है लोथल, तो लोथल क्या है, तो लोथल कहेंगे पूरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर के रूप में इसको जाना जाता है, बंदरगाह नगर के रूप में जाना जाता है, जिसे हम डॉकयार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉकयार्ड भी कहते हैं, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। कहां पर, गुजरात राज्य में स्थित है। और कालीबंगा की बात की जाए, ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है, और यहाँ से आपके जोते हुए खेत के हल भी प्राप्त हुए हैं या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो धौलावीरा आपका गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्थल है। लोथल भी गुजरात में है, जो कि बंदरगाह डॉकयार्ड नगर के नाम में जाना जाता है। निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगति का सही कालक्रम कौन सा है। तो अगर बात की जाए कि बौद्ध संगति 4 हुई थी 4 स्थानों में, इनका सही कालक्रम क्या है, बात की जा रही है, तो आप कहेंगे सबसे पहले राजगृह में की गई थी 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में की गई थी। राजगृह के बाद जो हुई थी आपकी वैशाली में की गई थी 383 ईसा पूर्व में। इसके बाद आपके पाटलिपुत्र में की गई थी 250 ईसा पूर्व में, और उसके बाद आपकी सबसे अंतिम में कुंडलमन कश्मीर में की गई थी। हालांकि ये आपकी प्रथम शताब्दी में की गई थी, लेकिन कनिष्क के शासनकाल में 72 ईस्वी मान लेते हैं। तो आपके इस तरीके से राजगृह पहले स्थान पर आ जाएगा, इसके बाद आपका वैशाली आ जाएगा, फिर आपका सी पाटलिपुत्र, फिर बी कुंडलवन कश्मीर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। चलिए विचार कर लेते हैं कौन सा सही है। मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विरसल या कुलहीन की संज्ञा दी गई है। बिल्कुल बात ठीक कही है। मुद्रा राक्षस नामक जो ग्रंथ है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को विरसल एवं कुलहीन कहा गया है। नंद वंश का अंतिम शासक जो धनानंद था, वह सिकंदर का समकालीन था। बिल्कुल बात ठीक है। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहेंगे ये भी करेक्ट है। ऑप्शन जो है तीनों सही है, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अच्छा, आप लोगों से एक मुझे हेल्प की जरूरत है। हेल्प की जरूरत ये है कि आपकी जितनी भी आपकी फुल टेस्ट सीरीज आप सभी के पास हैं, जिस भी कोचिंग की है, हम ये नहीं कह रहे कि एडुटेरिया की है, किसी भी कोचिंग की है, क्योंकि टेलीग्राम बैन है, जिसके चलते हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है टेस्ट सीरीज की। तो हम आप लोगों से मदद चाहते हैं कि हमारा नंबर है 7985977368। इस पर आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, जिसके पास ही फुल टेस्ट सीरीज है, आप सॉल्यूशन और फुल टेस्ट सीरीज दोनों ही आप मुझे पीडीएफ बना के अपलोड कर दीजिएगा, बहुत मदद हो जाएगी। और आपकी मदद के लिए मांग रहे हैं, है ना, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, आपकी ही मदद के लिए मांग रहे हैं। खैर,
क्वेश्चन की बात किया है अभिकथन और कारण, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है। कहता है कि कुषाण शासक फारस की खाड़ी एवं लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कुषाण शासक कहाँ से, फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। ये तो बिल्कुल बात ठीक है ना, करते थे। दूसरा कहता है कारण कि कुषाणों की 100 नौसेना सुसंगठित और उच्च कोटि की थी। अरे कुषाणों की सेना आपकी सुसंगठित एवं उच्च कोटि की थी क्या? आप कहेंगे कुषाणों की सशक्त सेना उपस्थित होने का उल्लेख नहीं मिलता है उस समय, है ना, नहीं मिलता है। तो आपका ऑप्शन का आएगा केवल ए सही है, और ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत है ना, क्योंकि उन्होंने नौसेना का कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त एवं वैश्या की पुत्री वसंत सेना की प्रेम कहानी किस भारतीय ग्रंथ में मिलती है? ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त हैं और एक वैश्या की पुत्री वसंत सेना है, इनकी दोनों की प्रेम कहानी है। और प्रेम कहानी किस प्राचीन ग्रंथ में मिलती है? तो आप कहेंगे शूद्रक के द्वारा लिखी गई मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसने लिखा है? शूद्रक नाम के व्यक्ति ने लिखा है। इसमें ही गुप्तकालीन शासक व्यवस्था नगर जीवन में इसके बारे में लिखा है, साथ में इनकी प्रेम कहानी भी मृच्छकटिकम में जारी की गई है। मुद्रा राक्षस का नाम आता है, तो मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है, रखना है विशाख दत्त ने लिखी है। मेघदूत की बात किया है तो कालिदास की कृति है, कालिदास के द्वारा रचित है। और आपकी स्वप्नवास दत्ता की बात आ जाए तो आप कहेंगे नाटककार भास के द्वारा लिखी गई है, तो इनको भी याद कर लीजिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, दिए गए उचित शब्द के आधार पर बताइए। प्राचीन भारतीय न्याय दर्शन में पदार्थों तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया है। किसने अस्तित्व को स्वीकार किया है प्राचीन भारतीय न्याय दर्शन में? पदार्थों तत्वों के बारे में आप कहेंगे 16, कितने? 16 पदार्थों एवं तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया है प्राचीन भारतीय न्याय दर्शन के अंतर्गत, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिलेख है एक तरफ और दूसरी तरफ शासक है, कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख की बात किया है तो खारवेल संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख की बात किया है तो भोज प्रथम संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख की बात किया है रुद्रदामन प्रथम संबंधित है। और उदयगिरी गुहालेख की बात किया चंद्रगुप्त द्वितीय संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको सारे हमने बता दिए, या रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। सूची 1 में वंश है, सूची 2 में संस्थापक है, कौन से वंश की संस्थापक कौन है? जैसे उत्पल वंश की बात किया तो अवंती वर्मन संबंधित है। लोहार वंश की वंश किया संग्राम राज संबंधित है। कारकोट वंश की बात किया तो दुर्लभ वर्धन संबंधित है। और कलचुरी वंश की बात किया तो कोक्कल संबंधित है। ठीक है, चलिए बात की जाए मोहम्मद गौरी का भारत में अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? मोहम्मद गौरी का जो भारत में अंतिम अभियान था, यह अंतिम अभियान मोहम्मद गौरी की बात की जा रही है, गोखरों के विरुद्ध था। किसके? गोखरों के विरुद्ध था। और ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मोहम्मद गौरी ने अंतिम अभियान किसके विरुद्ध किया था? गोखरों के विरुद्ध किया हुआ था, ध्यान रखिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, यह एक तुर्क गुलाम था, बिल्कुल बात ठीक है। लाहौर में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, ये भी करेक्ट है। इन्होंने तराइन के युद्ध के बाद भारत में सल्तनत का विस्तार किया। तो 1192 में तराइन का जब युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी एवं ऐबक के बीच में, तब यहाँ पर जो है इसके बाद इन्होंने तराइन के युद्ध में जो व्यापक रूप से विस्तार जो है फैला लिया था। तो ऑप्शन कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तीनों सही हैं, तो 1, 2, 3 पर हम कहेंगे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिकथन और कारण है, इनमें से अभिकथन कारण कौन सा सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति को लागू किया, बिल्कुल करेक्ट है। कारण था कि वह नगद वेतन एक विशाल सेना रखना चाहता था, दोनों सही है, तो आप कहेंगे ए ऑप्शन रहेगा, ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुगल सैन्य व्यवस्था में तोपों को सजाने में उस्मानी पद्धति का प्रयोग करने वाला पहला शासन कौन था? तो मुगल सैन्य व्यवस्था में जो तोपों को सजाई जाती थी, जिसे उस्मानी पद्धति कहते थे, इसका प्रयोग करने वाला पहला शासक जो है बाबर था। ऑप्शन आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। और बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में, जो 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, इसमें ही उस्मानी पद्धति का प्रयोग जो है किया हुआ था। निम्नलिखित यात्रियों को भारत में आने का सही कालक्रम क्या है? निम्नलिखित यात्रियों का भारत में आने का सही कालक्रम की बात किया है तो सबसे पहले इसमें कौन आए? अल बरूनी आया था 1017 ईस्वी में। इसके बाद आपका इब्न बतूता आता है। इब्न बतूता 1333 से लेके 1347 तक रहा है। इसके बाद ट्रेवेनेरियर आया है 1638 से लेके 1663 तक। और मनुची सबसे अंतिम में आया 1653 से लेके 1708 तक। इब्न अल बरूनी की बात किया तो मोरक्को का यात्री था, ख्वारिज़म देश का। इब्न बतूता की बात किया है, ये आपके मोरक्को का यात्री था। अल बरूनी था ख्वारिज़म देश का निवासी, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। ट्रेवनियर की बात किया तो फ्रांसीसी यात्री था। और मनुची की बात किया तो इतावली यात्री था। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही रहेगा,
सी बी ए डी ऑप्शन करेक्ट है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का धर्म जो है आपका जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था उस समय। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कब हुआ था? 1469 में हुआ। ये भी रकम 1469 में हुआ था तलवंडी नामक स्थान पर, जिसे ननकाना साहब कहलाते हैं। वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है स्थित है। सिंह सभा आंदोलन कौन से बारे में गलत है? सिंह सभा आंदोलन के बारे में दोनों ऑप्शन में कौन सा गलत है? इसकी स्थापना 1873 में अमृतसर में ईसाई मिशनरी की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए की गई थी। ये तो सही लिखा है। सिखों को आधुनिक पश्चिमी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सभा द्वारा पूरे पंजाब में खालसा स्कूलों का नेटवर्क स्थापित किया गया था। ये भी करेक्ट है। अब पूछा है कौन सा गलत है, तो आप कहेंगे सिंह सभा आंदोलन के बारे में ना तो पहला गलत है ना दूसरा गलत है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ सही है, जबकि गलत कोई नहीं। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में किस व्यक्ति के द्वारा की गई? मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में बात की जा रही है तो गुजलू लक्ष्मी नारासु चेट्टी के द्वारा की गई थी। आप कहेंगे यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में गुजलू लक्ष्मी नारासु चेट्टी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्याय का विरोध करने के लिए भारत में की गई थी। नो चेंजर्स की रचनात्मक कार्यक्रम के विस्तार पर वर्णन करें, कौन सा ऑप्शन गलत है? नो चेंजर्स की रचनात्मक के कार्यक्रम के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है पूछ रहा है। हाथ से कताई और खादी को आर्थिक राजनीतिक प्रतिरोध के रूप में बढ़ावा देना, बिल्कुल ठीक है। व्यापक राजनीतिक लामबंदी के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को अनिवार्य शर्त बनाना, ये भी सही है। इसके बाद समावेशी राष्ट्रवादी एकजुटता स्थापित करने में अस्पृश्यता का उन्मूलन करना, ये भी करेक्ट है। असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित राष्ट्रव्यापी स्कूलों से सभी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करना, नहीं ये गलत है ना, ये गलत है। यहाँ पर आपके सरकारी संस्थानों को विकल्प के रूप में जो है चुना गया था, याद रखना है। सभी शिक्षण संस्थानों की यहाँ बात नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेहरू रिपोर्ट से संबंधित क्वेश्चनों पर विचार करें, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? नेहरू रिपोर्ट के बारे में कहा जा रहा है साइमन कमीशन की नियुक्ति कोई भारतीय सदस्य नहीं था इसमें, बिल्कुल ठीक बात है ना। दूसरा है कि सर्वदलीय सम्मेलन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में समिति की नियुक्ति की गई थी, ये भी करेक्ट है। लखनऊ सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट औपचारिक रूप से प्रस्तुत हुए थे, ये भी करेक्ट है। और जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के जवाब में 14 सूत्र को प्रस्तुत किया था, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन यहाँ पर आप कहेंगे ए वाला रहेगा, सभी कालक्रम जो है घटना संबंधित रही है, क्योंकि साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 सम्मिलित है। सर्वदलीय सम्मेलन की बात किया तो फरवरी 1928 सम्मिलित है, फरवरी 1928 सम्मिलित है। आपके लखनऊ में जो सर्वदलीय सम्मेलन जो हुआ था, नेहरू रिपोर्ट जो औपचारिक रूप से और लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्तुत की गई थी, ये आपके अगस्त 1928 से संबंधित है। और वहीं आपकी जिन्ना के 14 सूत्रीय मांगों की बात की है, ये आपकी मार्च 1929 से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका एक लाइन से पहले ही लगे हुए हैं। अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में, इसकी स्थापना 1904 में नासिक में की गई थी, बिल्कुल बात ठीक है। इतालवी राष्ट्रवादी मैगजीनी से प्रेरित था, ये भी करेक्ट है। इसने राजनीतिक संघर्ष के संवैधानिक तरीकों की खुले तौर पर वकालत की, नहीं ये गलत है। अभिनव भारत सोसाइटी ने राजनीतिक संघर्ष के लिए कभी संवैधानिक तरीकों से वकालत जो है नहीं की, तो सम्मानित तरीकों से वकालत नहीं की थी, बल्कि इसके विपरीत सशस्त्र क्रांति का इन्होंने समर्थन किया था। तो केवल पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत है। नासिक षड्यंत्र मामला जो 1909 में सीधे तौर पर किस घटना से जुड़ा हुआ है? नासिक षड्यंत्र मामला 1909 में बात किया है तो आपके एएमटी जैक्सन की हत्या से जुड़ा हुआ है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नासिक षड्यंत्र मामला 1909 से संबंधित है, जो कि नासिक के ब्रिटिश कलेक्टर थे एएमटी जैक्सन। इन्होंने 18 वर्षीय क्रांतिकारी अनंत लक्ष्मण कन्हेर के द्वारा हत्या के बाद चलाया गया था। तो आप कहेंगे एएमटी जैक्सन की हत्या से यह नासिक षड्यंत्र मामला संबंधित है। अभिकथन और कारण, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? अभिकथन कहता है कि इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन ने अपनी सीमाओं के बावजूद मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधारों का समर्थन किया, बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है कि लिबरल फेडरेशन टकराव के बजाय क्रमिक संवैधानिक प्रगति और ब्रिटिश अधिकारियों के साथ सहयोग में विश्वास करता था। तो आप कहेंगे दोनों कथन सही है, उसकी व्याख्या भी सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए बात की जा रही है कि दीवान चमनलाल इसके अध्यक्ष थे और लाला लाजपत राय इसके महासचिव थे। अरे लाला लाजपत राय इसके कौन थे? इसके अध्यक्ष थे, आज रखना है आपके अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। और बात किया है दीवान चमनलाल इसके महासचिव थे, कौन थे?
महासचिव थे। तो ये तो आपका क्या लिखा है, गलत लिखा है। इसकी स्थापना 1920 में नासिक में की गई थी। इसकी स्थापना 1920 में की गई थी, लेकिन बंबई में की गई थी, याद रखना है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। अपनी स्थापना के समय से ही तुरंत कम्युनिस्ट विचारधारा का वर्चस्व हो गया था। अपनी विचारधारा कम्युनिस्ट विचारधारा का नहीं हुआ था, बल्कि शुरुआती में लाला लाजपत राय, CR दास जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने इसका शुरुआत किया था। इसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ा था, कम्युनिस्ट विचारधारा धीरे धीरे, लेकिन एकदम से तुरंत नहीं हो गया था। ये तुरंत शब्द है वो गलत है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, सभी ऑप्शन गलत है। NM लोखंडे के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, तो NM लोखंडे के बारे में बात की जा रही है। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक माने जाते हैं, सही है। 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी। आप कहेंगे दोनों सही है, सी ऑप्शन पर टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति की जांच करने के लिए, उस पर रिपोर्ट देने के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी। भारत में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति की जांच करने के लिए, उस पर रिपोर्ट देने के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी। आप कहेंगे लिनलिथगो आयोग की स्थापना की गई थी, रखना है यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये जो ली आयोग है, ली आयोग की स्थापना 1923 में की गई थी और यह सिविल सेवाओं से संबंधित है। मुडी मैन आयोग की बात किया तो यह 1924 में आया था, द्वैध शासन प्रणाली से संबंधित है। लिनलिथगो आयोग की स्थापना की बात किया 1926 में की गई थी। यह कई सारी कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति की जांच से संबंधित है। हंटर आयोग की स्थापना 1882 में की गई थी, शिक्षा के क्षेत्र से। हालांकि जलियांवाला बाग हत्याकांड की 1919 से भी यह संबंधित रही है। तो ये कुछ आपके आयोग है, कब गठित किए गए, क्यों किए गए, इसके बारे में हमने बात की है। छोटा सा अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है, इसका नाम है यूपीएससी नल। इस ऐप को डाउनलोड करके आप मल्टीपल टेस्ट, मल्टीपल कोर्सेज, मल्टीपल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा भी लगता है। क्वेश्चन की बात किया है, भारतीय राष्ट्रवाद में स्वदेशी आंदोलन के निम्नलिखित योगदानों पर विचार करें। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। स्वदेशी आंदोलन में उद्योगों और उद्यमिता को बढ़ावा मिला था, बिल्कुल सही है। इसने राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए प्रेरित किया, ये भी करेक्ट है। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल का विभाजन तत्काल रद्द कर दिया गया। अरे तत्काल रद्द नहीं किया गया था, बल्कि 6 साल लग गए थे। आप कहेंगे ये गलत है, केवल पहला और दूसरा सही रहेगा, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट आता है कि मेरठ षड्यंत्र केस 1929 के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। मेरठ षड्यंत्र केस के बारे में, इसके प्रमुख ट्रेड यूनियन और कम्युनिस्ट नेताओं की गिरफ्तारी में शामिल थे, बिल्कुल सही है। S.A. डांगे इसके अभियुक्तों में से एक थे। तो आप कहेंगे दोनों सही हैं, वकीलों में से एक थे S.A. डांगे। तो सी ऑप्शन रहेगा, दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। मेरठ षड्यंत्र आपके 1929 में संबंधित है, याद रखिएगा। कौन सा कथन उप संक्रमण एवं उप जागीरदारी शब्द के लिए सही व्याख्या करता है। उप संक्रमण एवं उप जागीरदारी शब्द के लिए सही व्याख्या कौन सा शब्द करता है। जमींदारों और असल किसानों के बीच बिचौलियों की कई परतें बनाना, इसे हम उप संक्रमण या उप जागीरदारी शब्द के लिए जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए वाला ही आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1875 के दक्खन दंगे मुख्य रूप से किस समूह के विरुद्ध निर्देशित थे। 1875 1875 के जो दक्कन के दंगे हैं वह आपके साहूकार से संबंधित, साहूकार के विरुद्ध में निर्देशित थे। अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा सही है। अभिकथन कहता है कि स्थायी बंदोबस्त ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए वफादार भारतीय समर्थकों का एक वर्ग तैयार कर दिया था। स्थायी जमींदार वर्ग आया था, बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि स्थायी रूप से निर्धारित राजस्व और संपत्ति अधिकारों के कारण जमींदारों का ब्रिटिश शासन को बनाए रखने में स्वार्थ था, जिसमें विशेषाधिकारों की रक्षा भी करता था। तो ऑप्शन कहेंगे दोनों ही सही हैं, स्थायी बंदोबस्त और जमींदारों के मामले में, और व्याख्या भी सही यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या सही है। कौन सा सजीव, यहाँ पर हिस्ट्री क्वेश्चन भी कर लिए। अब फुल टेस्ट है तो सभी चैप्टर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा सजीवों का सबसे मूलभूत परिभाषित गुण है। सजीवों का सबसे मूलभूत परिभाषित गुण कौन सा है। तो आप कहेंगे कोशिकीय संगठन। क्या रखना है, सजीवों का सबसे मूलभूत परिभाषित गुण कोशिकीय संगठन होता है। बुनियादी सार्वभौमिक रूप से इसको परिभाषित करने वाला गुण है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। विषाणुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भाई विषाणुओं के बारे में कौन सा सही है। इनके ऊपर एक प्रोटीन का आवरण होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है। विषाणु के ऊपर एक प्रोटीन का आवरण होता है जिसे कैप्सिड के रूप में जानते हैं, सही है। इसमें या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, ये भी करेक्ट है। विषाणु में तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। बैक्टीरियोफेज दोहरी रज्जु वाले आरएनए वायरस होते हैं, नहीं ये गलत लिखा है। बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वे वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं।
आमतौर पर दोहरी रज्जी वाले आरएनए नहीं होते बल्कि डीएनए वायरस होते हैं। तो आप कहेंगे सी ऑप्शन गलत है, मतलब तीसरा वाला गलत है। टीओ डाइनर द्वारा खोजे गए वायराइड बिना प्रोटीन आवरण वाले संक्रमण आरएनए कण होते हैं, सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। आप कहेंगे ए वाला ऑप्शन सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत था। बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो डीएनए वायरस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहते हैं, करेक्ट है। कारण कहता है उन्हें लैंगिक प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल बात ठीक है। अगर वे लैंगिक जनन है तो उनकी आवश्यकता जल की होगी, लेकिन वे स्थल पर भी रह सकते हैं। तो ऑप्शन कहेंगे दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अरे ये कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक तरफ तकनीक है, दूसरी तरफ विवरण है। सो ध्यान से सुनना, आपको शायद पढ़ने में ना आए तो। तकनीक और विवरण है। आईयूआई कैसे संबंधित है? तो आप कहेंगे आईयूआई जो है वीर को गर्भाशय में इंजेक्ट करने से संबंधित है। किसको है? जो पुरुष का जो वीर होता है, इस वीर को गर्भाशय, महिलाओं का जो आपके गर्भाशय होता है इसमें इंजेक्ट करने से आए संबंधित होता है। तो आपका पहले का दूसरे से मिलाएंगे। आईवीएफ की बात की जाए, आईवीएफ जो है आपके लैब में, मतलब कि आपकी जो लैब होती है उसमें निषेचन भ्रूण को गर्भाशय में डालना होता है। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आपके पुरुष के स्पर्म को और महिला के अंडाणु दोनों को अलग लैब में जाकर जो है निषेचन किया जाता है, फिर उसको महिला के भ्रूण में क्या किया जाता है? फर्टिलाइज करवाया जाता है। ZIFT की बात की है। ZIFT का मतलब होता है युग्मजन, जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में डालना। तो आपका ऑप्शन पहला सही है। और गिफ्ट GIFT की बात किया, युग्म जीमेट्स को फेलोपियन ट्यूब में डालना। तो आप कहेंगे चौथा सही है। तो इस तरीके से आपको इनको याद रख लेना है। खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शुक्राणु का एक्रासोम कैसे बनता है? भाई शुक्राणु का जो एक्रासोम है या किससे बनता है? आप कहेंगे गोल्जी उपकरण से बनता है। किससे? गोल्जी उपकरण से शुक्राणु का एक्रोसोम जो है बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्त्री केसर के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? भाई स्त्री केसर के बारे में गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है बात की जा रही है। तो स्त्री केसर में वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय होते हैं। क्या होते हैं स्त्री केसर में? आप कहेंगे मादा जननांग में 3 मुख्य भाग होते हैं, जिसे हम वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय कहते हैं। तो सही लिखा है। अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं जो कि बीजांडासन से जुड़े होते हैं, है ना। अंडाशय के भीतर एक या एक से अधिक क्या होते हैं? बीजांड मौजूद होते हैं, जैसे प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं, बीजांड से जुड़े होते हैं। कहेंगे सही है। बाताग्र हमेशा परागकणों के लिए गैर ग्रहणशील होता है। बाताग्र हमेशा परागकणों के लिए ग्रहणशील होता है। हमेशा परागकणों के लिए क्या होगा? ग्रहणशील होगा, या रखना है। लेकिन अगर बात की जाती है गैर ग्रहणशील, तो आप कहेंगे गैर ग्रहणशील नहीं होता है। तो तीसरा गलत है। स्टाइल वह लंबा भाग है जो कि स्टिग्मा में अंडाशय से जोड़ता है। क्या होता है? स्टाइल वह लंबी पतली नली भाग होता है जो क्या करते हैं? वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है। ये भी करेक्ट है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, लेकिन पूछा है कौन सा गलत है, तो आप कहेंगे केवल तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमोनोटैलिक प्राणी है? भाई अमोनोटैलिक प्राणी कौन सा होता है इनमें से? तो आप कहेंगे अस्थि मछली। कौन सा होता है? अस्थिल मछली जो होता है अमोनोटैलिक प्राणी होती है, क्या रखना है। मानव के पश्चपाद की पैर की हड्डियों के क्रम समीपस्थ से दूर की ओर इस प्रकार बताइए। तो मानव के पश्चपाद पैर की हड्डियों का जो क्रम है समीप से दूर की ओर हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? फीमर आएगा। इसके बाद आपका टिबिया आता है, फिर टार्सल्स आएगा, फिर मेटाटार्सल्स आएगा और फेलेंजेस आएगा। तो ए ऑप्शन आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। फीमर जो होती है वो जांघे की हड्डी सबसे ऊपर होती है। टिबिया जो होती है घुटने के नीचे की मुख हड्डी को कहते हैं। जो आपकी टार्सल्स होती है वो टखने या एड़ी की हड्डी कहते हैं। मेटाटार्सल्स जो होती है वो पैर के तलवे या पंजे की हड्डी कहते हैं। और फेलेंजेस जो होती है वो पैर की उंगलियों या हड्डियों को कहते हैं। तो इसलिए हम पैर से मतलब कि पश्चपाद से पैर की हड्डियों के क्रम को यहाँ पर हमने बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कारण और कथन है, इनमें से कौन सा कारण कथन सही है? ऐसे बात की जाए तो पैरा सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र को आराम और पाचन तंत्र भी कहते हैं। क्या ये सही है? आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। जैसे हम PNS की बात की जा रही है, किसकी? PNS की बात करें, जैसे आराम एवं पाचन तंत्र कहते हैं, मतलब कि एक नर्वस सिस्टम के रूप में इसको जो है जानते हैं। कारण कहता है कि हृदय गति को कम करता है और पाचन को उत्तेजित जो है करता है। आप कहेंगे सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो ए वाले पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रक्त का वह घटक कौन सा है जो परासरण दाब को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है?
वह रक्त का कौन सा घटक होता है जो परासरण दाब को उत्तरदायी बनाए रखने में होता है? आप कहेंगे एल्ब्यूमिन। कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? भाई वंशागति का जो गुणसूत्र सिद्धांत है यह सटन और बोवेरी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट, सटन और बोवेरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोटिक्स में वह स्टार्ट कोडॉन जो फॉर्मिल मेथियोनिन के लिए कोड करता है। प्रोकैरियोट्स में वह स्टार्ट कोडॉन कौन सा है जो फॉर्मिल मेथियोनिन के लिए कोड करता है? आप कहेंगे AUG। कौन सा? AUG करता है। आपका ऑप्शन कहेंगे ए वाला करेक्ट है। एक समान वित्तीय गति में किसी पिंड के लिए कौन सा कथन सही है? एक समान वित्तीय गति में पिंड के लिए कौन सा कथन करेक्ट है? अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। बिल्कुल ठीक है। वस्तु की गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है। ये भी सही है। अभिकेंद्र बल के द्वारा की गई शक्ति शून्य होती है। आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर है नहीं, कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर जो है नहीं रहती है। तो आप कहेंगे चौथा गलत है, केवल पहला दूसरा तीसरा सही है। ए ऑप्शन कहेंगे करेक्ट है। कौन सा? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ तकनीक है दूसरी तरफ विवरण है, कौन सा तकनीक किस विवरण से अच्छा ये वही वाला है। एक मिनट, ये तो चैप्टर वही है, गलती कर दी है, उस पर पढ़ा दिया है, इस पर पढ़ा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि थर्मल पावर प्लांट में होने वाले निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों का सही क्रम क्या है? थर्मल पावर प्लांट में जो होने वाले निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों का सही क्रम क्या होता है? सबसे पहले आप यहाँ पर क्या कहेंगे? आप यहाँ पर कहेंगे तापीय ऊर्जा। क्या कहेंगे? तापीय ऊर्जा। देखो यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, शॉर्टकट में लिख दूंगा तापीय ऊर्जा। इसके बाद आपका क्या आएगा? आप कहेंगे भाप से यांत्रिक ऊर्जा। क्या आएगा? भाप की यांत्रिक ऊर्जा रखना है, भाप की यांत्रिक ऊर्जा। इसके बाद जो आपका आएगा फिर आप कहेंगे टरबाइन की गतिज ऊर्जा। क्या आएगा? टरबाइन की गतिज ऊर्जा। फिर इसके बाद आपकी विद्युत ऊर्जा। तो इस तरीके से आप कहेंगे RSQP। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है ना। ये थर्मल पावर प्लांट के लिए ऊर्जा रूपांतरणों का सही क्रम देखने को यही मिलता है। एक पंप प्रति मिनट 50 किलोग्राम पानी को 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। पंप की शक्ति कितनी है? तो 50 वाट। कितनी है? 50 वाट की है। क्या रखना है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हवा में ध्वनि की गति के बारे में कौन सा कथन सही है? हवा में ध्वनि की गति के बारे में, यह तापमान के साथ बढ़ती है। बिल्कुल सही है। स्थिर तापमान पर यह दाब से स्वतंत्र होता है। ये भी करेक्ट है। यह आर्द्रता के साथ बढ़ता है। ये भी करेक्ट है। यह नम हवा की तुलना में सूखी हवा नहीं, नम हवा में अधिक होता है, सूखी हवा में कम होता है। ये गलत है। केवल पहला दूसरा तीसरा सही है। ए ऑप्शन कहेंगे ठीक है। ठीक है। एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी से 2 गुना, त्रिज्या भी 2 गुनी है, इसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण का कारण त्वरण क्या होगा? तो आप कहेंगे 4.9 ms। 4.9 ms पे होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 60 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर रखी एक वेलिंग मतलब तौल मशीन पर खड़ा है। लिफ्ट 2 ms घात के त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है। वेइंग मशीन की रीडिंग किलोग्राम में क्या होगी? तो आप कहेंगे 72 किलोग्राम होगी। कितना होगी? 72 किलोग्राम होगी। रखना है। अब आप कहोगे सर कैसे, आप तो बता दे रहे हो, बता दीजिए। इसके लिए आप सॉल्यूशन वाली PDF डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर हमने और व्हाट्सएप पर मैंने ग्रुप में दे दिया है। ग्रुप व्हाट्सएप का बना हुआ है, वहां पर भी दे दिया है। 20 सेंटीमीटर फोकस की दूरी वाले एक उत्तल लेंस को 30 सेंटीमीटर फोकस की दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया। इसका संयोजन क्षमता क्या कहलाएगी? +167 D कहलाएगी। आप कहेंगे ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल EMF के बारे में कौन सा कथन सही है? बात की जाए तो यह टर्मिनलों के बीच अधिकतम संभावित अंतर होता है जब कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसकी इकाई जूल प्रति कूलाम है। ये भी करेक्ट है। इस सेल के माध्यम से आवेश को प्रवाहित करने के लिए प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य है। ये भी करेक्ट है। यह टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है जब सेल विद्युत धारा प्रवाहित नहीं। आप कहें केवल पहला दूसरा तीसरा सही है, जबकि चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। 50 क्वेश्चन हमने कर लिए। 50 क्वेश्चन की और बात करेंगे, सॉरी 100 क्वेश्चन की और बात करेंगे कि टोटल आपके इसमें 150 क्वेश्चन है। एक गैल्वेनोमीटर को एक एमीमीटर में बदला जा सकता है यदि उसके साथ जोड़ा जाए। एक कोई गैल्वेनोमीटर है और एक एमीटर में अगर बदला जाना है तो समानांतर में निम्न प्रतिरोध अगर है तो यह बदला जा सकता है। समानांतर में निम्न प्रतिरोध है तो यह बदला जा सकता है। एक तरफ स्तंभ 1 है, एक स्तंभ 2 है, यहाँ पर मिलान करना है। जैसे बात की जाए तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहलाता है? आप कहेंगे तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या कहलाता है? धारावाही चालक पर बल की दिशा में। और फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम कहलाता है
प्रेरित धारा की दिशा में। तो आपका ऑप्शन पी का दूसरा, क्यू का तीसरा और आर का यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किसी द्रव का वाष्पीकरण होता है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी द्रव का वाष्पीकरण क्या होगा, इसके क्वथनांक से नीचे के सभी तापमानों पर होगा। आप कहेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रदरफोर्ड के मॉडल के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाई रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में कौन सा कथन सही है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, आपका करेक्ट है। नाभिक धनावेशित होता है, ये भी करेक्ट है। और इलेक्ट्रॉनिक नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये भी आपका ऑप्शन जो है ये गलत है ना। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, सबिर्पिल गति करते हुए नाभिक में समा जाना होता है। तो यहाँ पर आपका यह एक समान चक्कर नहीं लगाते हैं, ठीक है। यह मॉड्यूल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकता, हाँ ये करेक्ट है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, जबकि ऑप्शन आपका तीसरा वाला यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। ऑक्साइड उभयधर्मी कौन सा है, तो आपका ऑप्शन रहेगा ऑक्साइड उभयधर्मी Ai2O3 है और आपका ZnO है। तो दूसरा और तीसरा आपके क्या है, ऑक्साइड उभयधर्मी है। आपका ऑप्शन रहेगा ए वाला करेक्ट है। आयनिक यौगिकों के गुणों पर विचार कीजिए। आयनिक यौगिकों के गुणों पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। उच्च गलनांक और क्वथनांक सही है। ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं। ठोस अवस्था में विद्युत का चालन यह नहीं करते, ठोस अवस्था में यह चालन नहीं करते हैं, रखना है। यह आयरन क्रिस्टल चालक में मजबूती से जकड़े रहते हैं, गतिहीन होते हैं। जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में यह घुलनशील होते हैं, ये करेक्ट है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनते हैं, ये भी सही है। तो आप कहेंगे उच्च गलनांक क्वथनांक, जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण बढ़ते हैं, इन्हें आयनिक यौगिकों के गुणों पर विचार के रूप में जाना जाता है। पहला, तीसरा, चौथा यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया कौन सी है, CaCO3 CaO प्लस CO2। आप कहेंगे ये आपका तोड़ के इस फॉर्मूले को इस तरीके से बनाया जा सकता है, CaCO3 को CaO प्लस CO2 में बदला जा सकता है। कैल्शियम कार्बोनाइड के आप कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.005 mH2S4 बिलियन का पीएच क्या होगा। तो आप कहेंगे इसका पीएच मान जो होगा वो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एंटासिड में इस्तेमाल होने वाला वह यौगिक जो पेट की गैस को कम करने में मदद कर सकता है, वह क्या है, वह कौन सी है। तो आप कहेंगे एंटासिड में इस्तेमाल होने वाला एक यौगिक है जो पेट की गैस को कम करने में मदद कर सकता है, इसे हम सेमिथिकॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमेथिकॉन कहते हैं, रखना है। क्या कहते हैं, सिमेथिकॉन कहते हैं। आप थोड़ा सा इसको जरूर याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्तंभ 1 है, स्तंभ 2 है, यहाँ पर मिलान करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे मार्फिन की बात की जाए तो आप कहेंगे नार्कोटिक है, एनाल्जेसिक से संबंधित है। एस्पिरिन की बात की जाए आप कहेंगे एनाल्जेसिक से संबंधित है। सिमेडिटिन की बात की जाए आप कहेंगे एंटासिड से संबंधित है। और क्लोराम फेनिकॉल की बात किया तो एंटीबायोटिक से संबंधित है। ऑप्शन ए सही रहेगा, पी का चौथा, क्यू का तीसरा, आर का दूसरा, एस का पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन श्रेणी के बारे में सही नहीं। भाई व्यंजन श्रेणी के बारे में कौन सा सही नहीं है। यह लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बनी है, करेक्ट है। गंगा और प्रायद्वीप अभ्याय तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करती है, ये भी करेक्ट है। इसमें धात्विक खनिज प्रचुर मात्रा नहीं, इसमें व्यंजन श्रेणी में धात्विक खनिज प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। यह दक्षिण में नर्मदा घाटी स्थित है, करेक्ट है। तो इसके दक्षिण में नर्मदा घाटी पाई जाती है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही था, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। एक तरफ दर्रा है, दूसरी तरफ जुड़ने वाला स्थान है, कौन सा दर्रा किस स्थान संबंधित है। जैसे बनिहाल दर्रे की बात की जाए तो आप कहेंगे बनिहाल दर्रा कहाँ से संबंधित है, जब श्रीनगर जम्मू का जोड़ता है। रोहतांग दर्रे की बात की जाए तो मनाली लेह को जोड़ता है। जयलेपला दर्रा गंगटोक लहासा को जोड़ता है और पीर पंजाल जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। तो बनिहाल श्रीनगर से जम्मू को, रोहतांग मनाली से लेह को, जयलेपला गंगटोक से लहासा को, पीर पंजाल जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन मृदा संरक्षण का जैविक उपाय है। भाई मृदा संरक्षण का जैविक उपाय कौन सा है। तो आप कहेंगे एक तो आपका यहाँ पर पट्टीदारी खेती हो जाएगा, दूसरा फसल चक्र हो जाएगा, तीसरा पलवार एवं मल्चिंग हो जाएगा। जबकि मेड़बंदी और कुल्हाड़बंदी ये मृदा संरक्षण के जैविक उपाय नहीं है, उपाय तो हैं पर जैविक उपाय नहीं है, रखना है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा आपका जैविक उपाय है। आप कहेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है। मोड़बंदी और जो आपकी कुल्हाड़बंदी की है वो यांत्रिक उपाय में आता है, रखना है, इसमें यांत्रिक उपाय में आता है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बात की जाए, वर्षा की मात्रा में कमी आने के साथ वनस्पति की सघनता और जैवभार में वृद्धि होती है। अरे भाई, वर्षा की मात्रा में कमी आएगी तब होगा कि ज्यादा होगा तब होगा, तो गलत है। भारत में औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर जाने पर उष्णकटिबंधीय वनस्पति का विकास क्रमशः मरुस्थलीय वन, कटीले वन, पर्णपाती वन, सदाबहार वन के रूप में होता है। अब देखो उल्टा लिखा है, अगर आप कम वर्षा वाले क्षेत्रों से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की हो जाएंगे तब ऐसा मिलेगा, तो ये भी गलत लिखा है। सिनकोना, महोगनी, रोजवुड, बांस एक शुष्क कटीली, अरे शुष्क कटीली नहीं है, ये आपके कैसी हैं, ये आपके सदाबहार वनों में परपति वनों के रूप में जो है जाना जाता है, ये भी गलत है। तो पूछ रहा है कौन से सही है, तो आप कहेंगे इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्या रखना है। सूची 1 स्थानांतरित कृषि है और सूची 2 में राज्य क्षेत्र है। कौन सी स्थानांतरित कृषि किस नाम से जानी जाती है? जैसे झूम कृषि की बात किया उत्तर पूर्वी राज्य में, ब्रिंगा की बात किया तो उड़ीसा के राज्य में, पेंडा की बात किया आंध्र प्रदेश राज्य में, और खिल की बात किया हिमाचल प्रदेश राज्य में जानी जाती है। तो स्थानांतरित कृषि किस राज्य में किस नाम से जानी जाती है उसके बारे में बात की। हाल ही में चर्चा में रहे जीवित जड़ पुल लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में स्थित है? भाई जीवित जड़ पुल लिविंग रूट ब्रिज की बात किया किस राज्य में है? मेघालय राज्य में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट है ना, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप को जोड़ती है? ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप को बात की जा रही है, कौन सी जल संधि जोड़ती है? डेविस जल संधि। कौन सी है? डेविस जल संधि जो है ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप को जोड़ती है। यहाँ पर फ्लोरिडा जल संधि लिखी है, फ्लोरिडा और क्यूबा को जोड़ती है। हडसन जल संधि की बात किया तो बेफिन द्वीप और आपके उनगावा प्रायद्वीप को जोड़ती है, और बेरिंग जल संधि की बात किया आपके चुक्सी प्रायद्वीप रूस को आपके अलास्का उत्तरी अमेरिका से जोड़ती है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग संधियां अलग अलग चीजों को जोड़ती हैं। ईरान की स्थलीय सीमा किन देशों से लगती है? भाई ईरान की स्थलीय सीमा की बात किया तुर्की से, इराक से और पाकिस्तान से लगती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ईरान की जो स्थलीय सीमा है तुर्की, इराक एवं पाकिस्तान से लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में क्या है, सही है? भाई अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है बात की जा रही है? तो जिबूती में स्थित असल झील जो है सबसे निचला बिंदु है अफ्रीका महाद्वीप में, सी ऑप्शन करेक्ट है। कैप अग्लुहास अफ्रीका महाद्वीप का सबसे उत्तरी बिंदु नहीं है, सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो आपका ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा, है ना। दक्षिणी महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। कैप ऑफ गुड होप अटलांटिक और भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित है। कैप ऑफ गुड होप की बात की है अटलांटिक महासागर एवं हिंद महासागर की क्या है, सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन केवल पहला सी वाला सही था, जबकि पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत थे। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत ओजोस डेल सलाडो किन दो देशों के बीच है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो कि ओजोस डेल सलाडो जिसे कहते हैं, यह चिली एवं अर्जेंटीना में स्थित है, इनकी सीमा पर स्थित है और साउथ अमेरिका में है। कहां पर है? साउथ अमेरिका में है स्थित है, याद रखना है। साउथ अमेरिका में चिली अर्जेंटीना की सीमा पर ओजोस डेल सलाडो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पैसा अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों पंचायतों का विस्तार अधिनियम 1996 के संदर्भ में कौन सा निकाय सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं कार्यक्रम परियोजना को ग्राम स्तर पर पंचायत के द्वारा कार्यान्वयन करने के लिए हाथ में लिए गए पहले अनुमोदित करने के स्तूप में सुसज्जित। सीधी सी बात ये कही जा रही है कि पैसा अधिनियम 1996 के माध्यम से ऐसा कौन सा निकाय है जो कि ग्राम स्तर पर पंचायत के द्वारा जितने भी कार्यान्वयन किए जाते हैं उसके लिए जिम्मेदार निभाता है? आप कहेंगे ग्राम सभा निभाता है। क्या है? पूरी वाक्य में छोटी सी बात समझ जाओगे, समझ में आ जाएगा, ग्राम सभा से संबंधित है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सिक्किम राज्य को एक संबंध में विशेष प्रावधान है? सिक्किम की बात है आर्टिकल 371 एफ के द्वारा, आर्टिकल 371 के एफ के द्वारा सिक्किम राज्य को विशेष प्रावधान के रूप में इसको जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के परिसीमन आयोग के संबंध में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? भारत के परिसीमन आयोग के बारे में विचार करना है। भौगोलिक समानता सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन आयोग के आदेशों की न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत की जा सकती है। नहीं भाई, परिसीमन आयोग की न्यायिक समीक्षा कोई नहीं कर सकता है, तो ये गलत है। लोकसभा के पास संवैधानिक अधिकार है कि वह आयोग द्वारा सुझाए गए सीमा परिवर्तनों को अंतिम रूप दिए जाने से पहले उनमें संशोधन करने वाला एक प्रस्ताव पारित करे, ऐसा भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो आप कहेंगे ना तो पहला सही है ना ही दूसरा ऑप्शन गलत है। परिसीमन आयोग अपने आप में एक बहुत पावरफुल आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत कौन सा व्यक्ति आम चुनावों में मतदान करने का कानूनी रूप हकदार है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कानूनी हकदार है? तो आप कहेंगे यहाँ पर कानूनी व्यक्ति यह व्यक्ति जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत निवारक बंदी के रूप में राज्य की जेल में रखा गया है, वह जो है क्या होता है?
वह आपके कानूनी रूप से हकदार होता है चुनाव मतदान में, आम चुनाव में मतदान करने के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। निवारक नजरबंदी के तहत राज्य की जेल में रखा गया है तो उस व्यक्ति को मतदान करने का कानूनी हक है। आर्टिकल 352 के तहत औपचारिक रूप से राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी घोषित करने के लिए कौन सी संवैधानिक आवश्यकता पूरी होनी चाहिए? तो कौन सी संवैधानिक आवश्यकता पूरी होनी चाहिए? आप कहेंगे राष्ट्रपति को केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर कार्य करना चाहिए, जिसके बाद 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए, तब वह जो है नेशनल इमरजेंसी बनी रहती है। और यह जो लिखित प्रावधान है वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के किस ऐतिहासिक निर्णय ने स्थापित किया कि कार्यपालिका की क्षमादान देने की शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है? यह निर्णय मनमाना, दुर्भावनापूर्ण, पूरी तरह से अप्रासंगिक होते से रद्द भी किया जा सकता है। और यह आपके अपूर्व सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश सरकार पहल के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति प्राप्त है, सभी को पता ही होगा। शिक्षा का अधिकार आरटीई है ना, राइट, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिकल 30 के तहत उस संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम के तहत कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए अनिवार्य 25% आरक्षण सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का समान रूप से लागू होगा। क्या सही बात है? तो आप कहेंगे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में समान रूप से लागू नहीं होता है, गलत है। राज्य के पास अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए पाठ्यक्रम या शैक्षणिक मानक निर्धारित करने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी स्वायत्तता का उल्लंघन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वह विनियामक शक्ति जो है बना सकता है। राज्य के पास विनियामक शक्ति है, रेगुलेट कर सकता है। ऑप्शन यहाँ पर ना तो पहला सही है ना ही दूसरा ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन गलत है। एक नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है, वह परमादेश मेमंडस रिट जारी करने की मांग करता है। इस रिट का उद्देश्य किसी राज्य के राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत एक विशिष्ट विवादित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने के लिए बाध्य करना है। इस याचिका को कानूनी परिणाम क्या होगा? तो इस याचिका का कानूनी परिणाम की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने से इनकार कर देगा, क्योंकि राज्यपाल के अपने अधिकार कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में उनके विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा? बी वाले ऑप्शन पर हम टिक करेंगे, क्या रखना है, कौन से? बी वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में बाहर 12 सदस्य में मनोनीत करते हैं, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में है? भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करते हैं? 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में उल्लेख है? तो आप कहेंगे 80 के 3 में। इसमें आर्टिकल 80 के क्लोज 3 में इसका जो है उल्लेख देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोकसभा में संसदीय प्रस्तावों के संदर्भ में कौन सा कथन अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर बताता है? अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव के बीच सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर है वो आपके लोकसभा में क्या बताता है? अविश्वास प्रस्ताव में उन आधारों कारणों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होता जिन पर वह आधारित है, जबकि निंदा प्रस्ताव में कारणों को स्पष्ट रूप से उल्लेख करना मैंडेटरी अनिवार्य बनाया गया है, इसीलिए दोनों में यह अंतर देखने को मिलता है। चलिए हमारी हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गई। अब हम अभी इकोनॉमी के क्वेश्चनों से बात कर रहे हैं। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्राथमिक रूप से किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? भारत में मुद्रास्फीति है ना, इन्फ्लेशन के लक्ष्यीकरण के लिए, टारगेट के लिए जो आरबीआई जो प्राथमिक रूप से सूचकांक का प्रयोग करती है वह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का, संयुक्त रूप से सीपीआई का जो है आपका क्या करती है, प्रयोग करती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्यक्ष करों के, डायरेक्ट टैक्स के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? ये व्यक्ति और निगमों की आय और संपत्ति पर लगाए जाते हैं, सही है। कर का भार प्रभाव एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट कर होते हैं, सही है। यह आमतौर पर प्रकृति में प्रतिगामी होते हैं, रिग्रेसिव होते हैं, आप कहेंगे ये गलत है। केवल पहला दूसरा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? प्लानिंग के लिए टॉप डाउन, ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण, अरे बॉटम अप अपनाता है, कौन सा आता है? अपनाता है बॉटम अप, क्या रखना है? प्लानिंग के लिए है बॉटम अप अपनाता है, नीचे से ऊपर अपनाता है, गलत है। प्रधानमंत्री इसके प्रधान अध्यक्ष होते हैं, करेक्ट है। इसके पास राज्य सरकारों को फंड आवंटित करने की शक्ति, अरे नहीं, फंड आवंटित करने की नहीं होती है, ये सब वित्त मंत्रालय की शक्ति होती है, याद रखना है। तो केवल यहाँ पर ऑप्शन आपका दूसरा सही है, पहला तीसरा गलत है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन गलत है? तो हम कहेंगे पहला तीसरा गलत था, जबकि दूसरा ऑप्शन सही था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बहुआमी गरीबी सूचकांक एमपीआई के संबंध में मुख्य आयाम क्या है? बहुआमी गरीबी सूचकांक के मुख्य आयाम क्या है? स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन स्तर है। आय की बात इसमें नहीं की गई है, तो 1, 3, 4 आपका बी ऑप्शन आपका बहुआमी गरीबी के बारे में करेक्ट है। केंद्र सरकार ने एफआरबीएम कानून के तहत अपनी दीर्घकालीन राजकोषीय प्रबंधन रणनीति में बदलाव किया है। वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों के बजाय सरकार ने 2031 तक लक्ष्य बनाने के लिए किस मापदंड को चुना है? तो 2031 तक सरकार ने किस मापदंड को चुना है? आप कहेंगे ऋण से जीडीपी अनुपात को चुना हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा? ऋण से जीडीपी अनुपात को चुना हुआ है। केंद्रीय बजट 2026-27 में विकास संयोजक ग्रोथ कॉन्ट्रैक्टर्स के रूप में कितने हाई स्पीड रेल गलियारों का प्रस्ताव किया गया है? केंद्रीय बजट 2026-27 में विकास संयोजन के रूप में कितनी हाई स्पीड रेल गलियारों का प्रस्ताव किया गया है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर रहेगा 7 रेल गलियारों का प्रस्ताव को किया गया है। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, हैदराबाद बेंगलुरु चेन्नई, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी, ये आपके 7 रेल कॉरिडोर हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार बिहार के किन 3 जिलों में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद जीडीपी सर्वाधिक दर्ज की गई है? तो बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 में 3 जिले ऐसे कौन से हैं जिनमें प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सर्वाधिक दर्ज की गई है? तो पटना, बेगूसराय और मुंगेर है। ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पर करेक्ट है, रखना है ना, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। आय के निम्नलिखित स्रोतों का बिहार का बजट 26-27 में उनके प्रतिशत के हिस्से में चीजिए। आय का स्रोत है और कितना प्रतिशत का हिस्सा है? जैसे केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से की बात किया तो 45.49% है। राज्य सरकार का कर राजस्व की बात किया है तो 18.92% है। सार्वजनिक ऋण की बात किया 17.81% है। केंद्र सरकार से अनुदान की बात किया 14.92% है। तो ऑप्शन आपके सभी यहाँ पर ऑलरेडी मिले हुए हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए बजट पूर्व परामर्श के दौरान किस भारतीय राज्य ने आपदा संबंधी वित्तीय जोखिमों को राज्य के खजाने के वैश्विक पूंजी बाजारों से स्थानांतरित करने के लिए स्पष्ट रूप से आपदा बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव जो है रखा है? आपदा बॉन्ड प्रस्ताव जारी करने का जो सीधी बात है किस राज्य के द्वारा? केरलम राज्य के द्वारा ऐसा किया गया है। 2026 की शुरुआत में मत्स्य पालन मंत्रालय के द्वारा उजागर किए गए आंकड़ों के आधार पर भारत की ब्लू इकोनॉमी, जिसे नीली अर्थव्यवस्था कहते हैं, एक विशाल संरचनात्मक परिवर्तन आया। मछली उत्पादन में भारत की वर्तमान रैंकिंग विश्व रैंकिंग क्या है, जो वित्त वर्ष 2024-25 तक अनुमानित उत्पादन की मात्रा का है? तो आप कहेंगे पूरे विश्व में अगर बात किया है तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है भारत दूसरे स्थान पर आ चुका है और सालाना लगभग 197.75 लाख टन का उत्पादन मछली उत्पादन में जो है किया जा रहा है। प्राचीन भारत की वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था। प्राचीन कालीन भारत का वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था। इनमें से कौन सा संघ शामिल थे? आप कहेंगे उग्र, कुरु और भोग, तीनों ही शामिल थे। सभी कहेंगे सभी संघ आपके इसमें जो है वज्जी संघ में शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बिहार जी के संबंधित क्वेश्चनों की बात की जा रही है। मौर्य प्रशासन के निम्नलिखित अधिकारियों विभाग का सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ अधिकारी है, दूसरे तरफ संबंधित विभाग है। मौर्य काल में कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? जैसे सबरीदाता की बात की जाए, राजकोषीय कोषाध्यक्षता करेक्ट है। पड़या अध्यक्ष की बात की जाए, पड़या अध्यक्ष आपका सैन्य विभाग नहीं था, है ना। सैन्य विभाग जो था वो सेनापति के अंतर्गत आता था, लेकिन यहाँ पर पड़या अध्यक्ष की बात किया तो वाणिज्य विभाग का प्रधान था। किसका? वाणिज्यिक विभाग का प्रधान था। तो ऑप्शन बी वाला गलत है। अच्छा, पटला अध्यक्ष की बात करें तो महालेखाकार सही है और समाहर्ता की बात करें राजस्व विभाग से संबंधित था, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1946 में बिहार विधानसभा द्वारा संविधान सभा के लिए 36 सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। कितने सदस्यों का? 36 सदस्यों का निर्वाचन किया गया था, करेक्ट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जगजीवन राम संविधान सभा के लिए बिहार से निर्वाचित प्रमुख सदस्यों में से एक थे, करेक्ट है। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव के समय बिहार विधानसभा में कुल 319 सदस्य थे। तो आप कहेंगे 319 सदस्य नहीं थे, आप कहेंगे यहाँ पर जो है कितने थे? राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में अनुशंसा के आधार पर विधानसभा सीटों की कुल संख्या 319 कर दी थी। लेकिन स्वतंत्र भारत में जब प्रथम चुनाव 1952 में हुआ तो बिहार विधानसभा से 330 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, रखना है ना। 330 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। तो तीसरा गलत है, केवल पहला और दूसरा ही सही था। रबातक शिलालेख निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? रबातक शिलालेख की बात की जा रही है तो कुषाण वंश से संबंधित है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, यह पूर्णतः आवासीय एवं निःशुल्क शिक्षा केंद्र था, सही है।
इसके रखरखाव आर्थिक व्यय के लिए 200 गांव दान में दिए गए थे, ये भी करेक्ट है। हर्षवर्धन और पाल शासकों ने इन्होंने संरक्षण दिया है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी रहेगा, तीनों ऑप्शन आपके नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित युग्मों का सही नहीं है बताना है वर्ष और बिहार विधानसभा पार्षदों की कुल संख्या के बारे में। 1913 में 43 रही, करेक्ट है। 1937 में 30 रही, सही है। 1952 में 72 रही, करेक्ट है। 1958 में 75 नहीं रही। 1958 में कितनी रही बात की जाए तो आप कहेंगे 96 रही है। और अंतिम में 2000 में कितना रही है, आप कहेंगे 75 रही थी। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर गलत था। एक तरफ शासक है और तो एक तरफ शासनकाल है। कौन से शासक का शासनकाल कब रहा है? जैसे अजातशत्रु की बात की जाए, अजातशत्रु 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व से संबंधित था। अशोक 269 से 232 तक संबंधित रहे हैं। शिशुनाग वंश की 412 से 394 ईसा पूर्व, तो चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईसा पूर्व का इनका शासनकाल रहा है। 1856 के लोटा विद्रोह के संदर्भ पर विचार करें कौन सा सही है। 1856 में जो लोटा विद्रोह हुआ था, यह विद्रोह मुजफ्फरपुर के जेल कैदियों के द्वारा किया गया था, करेक्ट है। विद्रोह का कारण सरकार के द्वारा कांसा के लोटे के स्थान पर मिट्टी के लोटे का देने का निर्णय लिया गया था। तो कांसे का लोटा नहीं था, पहली बात तो पीतल का लोटा था, पीतल का लोटा था। पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी का लोटा देना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए यह आपका लोटा विद्रोह हुआ था। दूसरा गलत हो गया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने अपना निर्णय वापस ले लिया और पीतल के लोटे में फिर से इन्होंने देना स्टार्ट कर दिया। तो पहला और तीसरा सही रहेगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। चेरो विद्रोह, चेरो का जो विद्रोह 1800 से 1802 में किसके नेतृत्व में हुआ था? चेरो का विद्रोह भूकन सिंह के नेतृत्व में हुआ था 1800 से 1802 के बीच में, ध्यान रखें। 100 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चोर या मन उत्तरी गंगा मैदान की प्राकृतिक जलमग्न भूमि को कहते हैं, सही है। टाल क्षेत्र उत्तरी गंगा मैदान में पाया जाता है। टाल क्षेत्र की बात किया, उत्तरी गंगा मैदान में नहीं पाया जाता है, आपके बात क्या रखना है। दूसरा गलत है। दियारा प्रदेश का निर्माण गंगा के बाढ़ मैदान में होता है, सही है ना। तो टाल जो आपका है कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे टाल जो है दक्षिण गंगा मैदान में पाए जाते हैं। तो पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध पर विचार करें कौन सा सही है। बिहार की जलवायु को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं? बिहार की अक्षांशीय स्थिति इसे उपोष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदान करती है, सही है। हिमालय पर्वत की उपस्थिति बिहार की जलवायु को प्रभावित करती है, सही है। बंगाल की खाड़ी से दूरी वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है, सही है। तो आप कहेंगे सभी ऑप्शन यहाँ पर बिहार की जलवायु को प्रभावित करने के बारे में सही है। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या के संबंध में घटनाओं का कालक्रम रूप से व्यवस्थित की गई। सीटों की संख्या 319 की गई थी, सीटों की संख्या 319 की गई थी। तो आप कहेंगे सीटों की संख्या 319 से पहले प्रथम विधानसभा आम चुनाव में 330 निर्वाचित और 1 मनोनीत सदस्य थे, चौथा पहले नंबर पर आएगा। इसके बाद सीटों की संख्या 319 कर दी गई, दूसरे नंबर पर आएगा। तदुपरांत सीटों की संख्या 325 कर दी गई, तीसरे स्थान पर आएगा। इसके बाद अंतिम में सीटों की संख्या 243 कर दी गई, चौथे नंबर पर आएगा। 4132, 4132 कौन सा रहेगा? 4132 ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। विचार किया जाए। हसन इमाम ने बिहार में साइमन कमीशन विरोध का नेतृत्व किया था, सही है। सर सुल्तान अहमद पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे, करेक्ट है। मोहम्मद यूनिस स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, अरे ये गलत है। आपके यहाँ पर जो है बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, वह आपके प्रथम मुख्यमंत्री थे। केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। श्री कृष्ण जिन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है वह मुख्यमंत्री थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में है, करेक्ट है। विदेशियां प्रसिद्ध रामधारी दिनकर की रचना है। विदेशियों की बात की जा रही है, विदेशिया भिखारी ठाकुर की प्रसिद्ध कृति है। किसकी है? भिखारी ठाकुर की। जो विदेशिया है भिखारी ठाकुर की प्रसिद्ध कृति है, ना कि आपकी रामधारी सिंह दिनकर। गलत है। स्वतंत्रता के पूर्व दिनकर को विद्रोही कवि कहा जाता था, सही है। तो पहला और तीसरा तो सही है, जबकि यहाँ पर आपका दूसरा वाला ऑप्शन जो है गलत था, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS से संबंधित कथनों पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है। तो बिहार में 5 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या का प्रतिशत NFHS 5 की तुलना NFH6 में बड़ा है। तो बड़ा है कि कम हुआ है? तो आप कहेंगे 0.2% की कमी आई है। कितना? 0.2% की कमी आई है, तो गलत हो गया। बिहार में 60 वर्ष से उससे अधिक आयु की जनसंख्या का प्रतिशत NFHS 5 की तुलना में NFHS में 6% घटा है।
तो घटा नहीं है, यहाँ पर आपकी वृद्धि हुई है। और वृद्धि कितना हुई है, तो आप कहेंगे 11.5% की जो है वृद्धि हुई है। नहीं नहीं, 11.5% नहीं, आपकी 0.4% की वृद्धि हुई है। तो आप आपका ऑप्शन ये भी गलत है। तो पहला ना तो सही है, ना ही दूसरा ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन आपके जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन बिहार की अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में सबसे उपयुक्त कौन सा है? बिहार में रोजगार मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र पर केंद्रित है, जबकि उत्पादन तृतीय क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक है। तो आप कहेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी एवं प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका ऑप्शन की बात किया है, वर्तमान मूल्यों पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 9,91,987 है। तो आप कहेंगे वर्तमान मूल्यों पर बात की जा रही है, तो आपका ऑप्शन रहेगा 9,91,997 है। तो आपका ऑप्शन पहला गलत हो गया। स्थिर 2011-12 मूल्यों पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात की जाए तो 5,32,372 है। तो आप कहेंगे करेक्ट है। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात की जाए तो 76,490 है। ये भी ऑप्शन क्या है आपका, सही है गलत है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नहीं, 5,31,000, सॉरी माफी चाहता हूँ, 5,31,372 है यहाँ पर, है ना, 5,31,372 है, ये दूसरा वाला गलत है, माफी चाहता हूँ। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 76,490 है, ये आपका ऑप्शन सही है ना। और आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है कि देखते हैं, वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य उत्पाद का लगभग दोगुना हो गया है, सही है। तो आपका यहाँ पर सही कौन सा है? तो तीसरा और चौथा तो सही था, जबकि पहला दूसरा यहाँ पर गलत था। छोटे छोटे पॉइंट गलत थे, वो हम माफी चाहते हैं उसके लिए। बिहार में वर्ष 2024-25 में फसल क्षेत्र वितरण के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है? बिहार में फसल क्षेत्र वितरण के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जैसे बात की जाए, अनाज फसलों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र दलहन, तिलहन, रेशेदार फसल ईख के संयुक्त क्षेत्रफल में 8 गुना से अधिक है, सही है। तिलहन और रेशेदार फसलों का संयुक्त क्षेत्रफल ईख के क्षेत्रफल से कम है, ये भी करेक्ट है। दलहन फसलों का क्षेत्रफल तिलहन रेशेदार फसलों की संयुक्त क्षेत्रफल से 3 गुने के बराबर है, नहीं ये गलत है आपका, 3 गुने के बराबर जो है नहीं है। तो आप कहेंगे पहला दूसरा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। बिहार में सिंचाई की स्थिति 2024-25 के संदर्भ पर कौन सा ऑप्शन सही है? बिहार में सिंचाई की स्थिति के बारे में 24-25 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जैसे बात की जाए अगर सिंचाई की स्थिति के बारे में, बिहार में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा की जाती है, क्या करेक्ट बात है। नहरों का सिंचित क्षेत्र कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 1/3 है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तालाबों का योगदान कुल सिंचित क्षेत्र का 5% से अधिक है। भाई तालाबों का योगदान 5% अधिक नहीं है, बल्कि 1 पॉइंट केवल 93% है, आपकी 2% से भी कम है। तो तीसरा गलत है, केवल पहला दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही था। बिहार की खनिज संसाधनों की संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बिहार में खनिज संसाधनों के संदर्भ में, झारखंड के गठन से पूर्व अविभाजित बिहार में देश की कुल खनिज संसाधनों का लगभग 1/4 भाग पाया जाता था, करेक्ट बात की जा रही है, जब झारखंड का गठन नहीं हुआ था। बिहार में लोहे एस एवं कोयला राज्य प्रमुख खनिजों में शामिल है, नहीं शामिल नहीं है, केवल पहला सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, क्या रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का विजेता किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में जो पुरुष एकल के विजेता हैं वो आपके कौन है? पहले बात तो नाम याद कर लो, वैसे तो हमने पिछली वाली वीडियो में भी शायद क्वेश्चन आया था, कार्लोस अल्कराज है। कौन है? कार्लोस अल्कराज है। अब यह किस देश से है? तो आप कहेंगे स्पेन देश से है संबंधित। महिला पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज हैं, स्पेन देश संबंधित है। महिला एकल वर्ग में एलिना रायबाकिना है, जो कजाकिस्तान देश से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र होना चाहिए, सही है कहती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 23 के अनुसार भारत का वन आवरण 21.76% है, तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है क्या? आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे वृक्ष आवरण के वाले क्रम में आपका कौन सा आएगा? आप कहेंगे मध्य प्रदेश आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा। तो आप कहेंगे वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले में बात की जाए तो आपका तो आएगा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। लेकिन अगर बात की जाती है कि सर्वाधिक वन वृक्ष आवरण के क्रम में, तब आएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। तो आपका ऑप्शन कहेंगे तीसरा गलत है, केवल पहला और दूसरा ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एनएफएचएस 6 रिपोर्ट के संदर्भ पर विचार करें कौन सा सही है। एनएफएच 6 रिपोर्ट क्या कहती है? कहती है कि बिहार में कुल प्रजनन दर घटकर 2.7 हो गई है, सही बात है। बिहार में एनएफएचएस 5 की तुलना में 60 साल से अधिक व्यक्तियों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, सही है। इसके अनुसार बिहार में सार्वजनिक संस्थानों में संस्थागत प्रसव शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक हुआ है, आप कहेंगे करेक्ट। तो आपके तीनों ऑप्शन सही है, तो डी कहेंगे, तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार कौन सा राज्य बुद्ध सर्किट विकास की नई योजनाओं में शामिल नहीं है? ऐसा कौन सा राज्य है बुद्ध सर्किट की विकास योजनाओं में शामिल नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम शामिल है, जबकि मेघालय इसमें शामिल नहीं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम शामिल है, मेघालय शामिल नहीं। जीआई टैग उत्पाद पोंडेरू खादी किस राज्य से संबंधित है? पोंडेरू खादी जीआई टैग की बात किया है आंध्र प्रदेश राज्य को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गलत मिलान का चयन कीजिए। एक गलत है, एक विषय है और एक लक्ष्य वर्ष है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना है, तो कब क्या बात की गई है? भारत को टीबी मुक्त देश कब बनाना है? 2027 से पहले बनाना है, करेक्ट है। भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य कब रखा गया है? तो बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य 2028 नहीं 2030 को रखा गया है। 300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता हासिल करने के लक्ष्य की बात किया है, 2030 को रखा गया है, करेक्ट है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 रखा गया है, करेक्ट है। ऑप्शन यहाँ पर बी वाला गलत था, जो कि सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन सही है। चौथे एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की थीम क्या थी? चौथा एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हुआ था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय थीम थी, बी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो बिहार के पटना में किया गया था। युद्धाभ्यास लामितीय 2026 का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया? युद्धाभ्यास लामितीय 2026 का आयोजन भारत एवं किसके सेशेल्स देश के साथ में किया गया था, डी ऑप्शन करेक्ट है। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के द्वारा शुरू की गई एम्पायर ब्रिज सपनों की उड़ान पहल के संदर्भ पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है? तो बात की जाए, यह पहल मुख्य रूप से असंगठित खुदरा क्षेत्र में काम करने वाली महिला उद्यमियों को सीधे वित्तीय अनुदान प्रदान करने पर केंद्रित है। क्या सही है? आप कहेंगे गलत है। दूसरा क्या है? इसे भारत की खुदरा श्रृंखला न्यू शॉप के सहयोग से अवार्ड टू रिवॉर्ड कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है, दूसरा सही है। तो केवल दूसरा सही रहेगा, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। साइन ऐप SHINE ऐप किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? साइन ऐप शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 उपग्रह किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया है? ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 उपग्रह किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया? आप कहेंगे LVM-3 M6 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, आप कहेंगे यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। कैबिनेट के द्वारा मई 2026 में स्वीकृत सार्थक PDS योजना के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर जो है सही है? भाई PDS के बारे में कौन सही है? इस योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत रसद और अंतिम छोर तक सप्लाई को अनुकूल करने के लिए शुरू की गई है, सही है। इस योजना की जो योजना है, इस व्यापक योजना का 25,530 करोड़ रुपए का बजट आवंटन स्वीकार किया गया है, ये भी करेक्ट है। इसके तहत वन नेशन वन राशन कार्ड को देशव्यापी आपकी जो है प्रायोरिटी सुदृढ़ किया गया है, करेक्ट है। तीनों ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके सही है, डी ऑप्शन कहेंगे सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा BOT टोल मॉडल पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 NH31 और NH231 के किस खंड उन्नयन के चौड़ीकरण को मंजूरी मिल गई है? तो आप कहेंगे ये आपके खगड़िया पूर्णिया खंड पर है और इसको मंजूरी जो है मिल चुकी है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके फैक्ट के रूप में जो है आ सकते हैं। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने वाली लखपति दीदी योजना मई 2026 तक कितने करोड़ ग्रामीण महिलाओं को सफल उद्यमी बनाने का मील का पत्थर पार किया हुआ है? तो आप कहेंगे 3 करोड़ 7 लाख के आसपास जो है महिलाओं को उद्यमी इन्होंने बनाया हुआ है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 में प्रस्तावित अनुशासित स्वदेशी रणनीतिक प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अनुशासित स्वदेशी रणनीतिक प्राथमिक उद्देश्य की बात की जा रही है महत्वपूर्ण क्षमताओं का निर्माण करना, इनपुट लागत को कम करना, आत्मनिर्भरता से वैश्विक स्तर पर अपरिहार्यता की ओर बढ़ना, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। केंद्रीय बजट 2026-27 में इलेक्ट्रॉन उद्योग को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना ECMS का बजटीय परिव्यय बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो आप कहेंगे जो बजटीय बढ़ाकर जो है परिव्यय बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। कितना? 40,000 करोड़ जो है कर दिया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार देश में हाई स्पीड कॉरिडोर की कुल लंबाई वित्त वर्ष 2014 के 550 किलोमीटर से बढ़ाकर दिसंबर 2025 में कितनी कर दी गई? 5,364 किलोमीटर कर दी गई है। मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना कर दी गई, 5,364 किलोमीटर कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किस संस्था को वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी गई है? दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को क्या दी गई है? यहाँ पर जो वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई। जून 2025 में भारत सरकार के द्वारा घोषित देश के 100वें रामसर स्थल के रूप में किसे मान्यता दी गई है? 100वें रामसर स्थल के रूप में उत्तर प्रदेश के जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को मान्यता दी गई है। 100वें रामसर स्थल यह बना हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भारतीय सेना के किस महिला अधिकारी को प्रतिष्ठित यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाने पर प्रधानमंत्री ने बधाई दी है? तो मेजर अभिलाषा बराक, मेजर अभिलाषा बराक इनका नाम है। भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्रता सेनानी वी.एस. अय्यर के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। मुख्य रूप से किस क्रांतिकारी गतिविधि से संगठन से जुड़े हुए थे? आप कहेंगे अभिनव भारत सोसाइटी आपके गठबंधन से या क्रांतिकारी गतिविधियों से जो है जुड़े थे, और भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा इन्हें जो है श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय जहाजों एवं समुद्री रसद को वैश्विक जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस विशेष सुरक्षात्मक पहल संस्था के गठन की मंजूरी यहाँ पर दे दी है? तो आप कहेंगे भारत मैरीटाइम इंश्योरियल पूल की मंजूरी भारत सरकार के द्वारा दे दी गई। सामाजिक न्याय मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कचरा बीनने वालों के लिए शुरू किए गए विशेष हस्तक्षेपों के तहत उन्हें किस प्रमुख योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है? उन्हें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो है बीमा प्रदान किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृत सतह के निकट कोयला लिग्नाइट गैसीकरण की योजना के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? यह महत्वाकांक्षी योजना सरकार द्वारा 37,500 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय की स्वीकृति के साथ शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है कि स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना, पर्यावरण अनुकूल तरीकों से कोयले से सिनगैस और रसायनों का उत्पादन करना। तो आपके यहाँ पर दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट है, ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पेश देश की शीर्ष अदालत में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए किस प्रस्ताव को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो देश की शीर्ष अदालत सर्वोच्च न्यायालय है वहां पर जो लंबित मामले हैं उसको जल्द से जल्द निपटाया जा सके उसके लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि जो है की गई है। अभी तक कितनी थी? 33 + 34 मुख्य न्यायाधीश सीजीआई को मिलाकर जो है आपके 34 थी, लेकिन अब 34 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? अब 38 कर दी गई है, 4 बढ़ा दी गई है, रखना है ना। तो ये आपके इंपोर्टेंट हो जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा बिहार के किस जिले में एक औद्योगिक स्मार्ट शहर की स्थापना को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत मंजूरी दी गई? गया जिले में स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। अगस्त 2025 में घोषित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के नवीनतम दिशा निर्देश के अनुसार हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए आवंटित कुल वित्तीय प्रोत्साहन संरचना में से इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए कितनी राशि आरक्षित की गई है? 4,440 करोड़ रुपए की राशि को आरक्षित जो है किया गया है। किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने गहरे समुद्र में दुर्लभ धातुओं के खनन के पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए एक बायो माइनिंग तकनीक विकसित की, जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा पीआईबी पर जारी किया गया है? आप कहेंगे राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईओटी चेन्नई के द्वारा विकसित जो है की गई। चलिए स्टैटिस्टिक्स का हमारा जीएस का अंतिम क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार के किस जिले में क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान के अपग्रेड करने के लिए 120 करोड़ रुपए की अतिरिक्त की वित्तीय सहायता प्रदान की है? आप कहेंगे इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के लिए यह सहायता प्रदान की गई। तो 140 हमारे यहाँ पर क्वेश्चन जो है जीएस के होते हैं जो कंप्लीट कर लिए हैं। 10 क्वेश्चन आपके सीसेट से संबंधित होते हैं जो कि दूसरे वाले टीचर पढ़ा देंगे, कंप्लीट कराएंगे आपको, जो आप जो है वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना। तो आज ही पर समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर हम बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।